वेलकम टू माय चैनल कॉमर्सिफिकेशन। आज हम यूनिट 9 इनकम फ्रॉम प्रॉफिट और गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है बिजनेस, प्रोफेशन और वोकेशन में डिफरेंस क्या होता है और मतलब क्या होता है इनका। सबसे पहले आता है बिजनेस। सेक्शन 2 सब सेक्शन 13 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट कहता है बिजनेस का मतलब होता है कि कोई भी ट्रेड, कॉमर्स या मैन्युफैक्चरिंग करना बिजनेस कहलाता है, या फिर कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि ट्रेड, कॉमर्स या मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी हो वो बिजनेस कहलाती है। मतलब कि कोई सामान का लेना देना, आप खरीदते हो फिर उसे बेच देते हो, या फिर आप खुद बनाते हो फिर बेच देते हो, तो वो बिजनेस कहलाता है। नेक्स्ट इज प्रोफेशन। क्या होता है प्रोफेशन? मतलब वो ऑक्यूपेशन जिसके अंदर आपको इंटेलेक्चुअल स्किल्स और स्पेशल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। मतलब कि ऐसी प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ जिसमें आपको स्पेशल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे मैंने बताया डॉक्टर, सीए, इंजीनियर। यहाँ पे एक और बात का ध्यान आपको रखना बहुत ज़रूरी है कि प्रोफेशन का एक्चुअल मतलब क्या होता है। देखिए, समझ लीजिए कि आपने डॉक्टर की पढ़ाई कर रखी है, आपको लाइसेंस मिला हुआ है कि आप डॉक्टर की तरह काम कर सकते हैं। अगर आप किसी हॉस्पिटल में एज अ डॉक्टर काम कर रहे हैं और आपको सैलरी मिल रही है, तो वो प्रोफेशन नहीं कहलाएगा। वो प्रोफेशन नहीं कहलाएगा क्योंकि आप किसी और के लिए काम कर रहे हैं। अगर आप डॉक्टर हैं और आपने क्लिनिक खोला हुआ है खुद का, और वहाँ से जो आप इनकम जनरेट कर रहे हैं, वो इनकम फ्रॉम प्रोफेशन है। तो समझ में आ गया प्रोफेशन का मतलब क्या होता है। प्रोफेशन का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर स्पेशल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है, स्पेशल स्किल्स की ज़रूरत है। मतलब स्पेशल क्वालिफिकेशन के बिना तो आप प्रोफेशन परस्यू नहीं कर सकते। जैसे आप डॉक्टर की प्रैक्टिस नहीं कर सकते, आप लॉयर की प्रैक्टिस नहीं कर सकते, सीए की प्रैक्टिस नहीं कर सकते जब तक आपके पास वो लाइसेंस नहीं आ जाएगा। ठीक है, पर प्रोफेशन का मतलब ज़रूर ध्यान से समझिए कि जो आपको सैलरी मिलती है, अगर आप डॉक्टर हैं या सीए हैं, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आपको वहाँ से जो सैलरी मिल रही है, तो मैं उसको प्रोफेशन नहीं बोलूँगी कि आप प्रोफेशनल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। अगर आप अपना खुद का सीए का ऑफिस खोलते हैं, या फिर आप अपना खुद का क्लिनिक खोलते हैं, अगर आप लॉयर हैं तो अगर आप खुद का कैबिन खोलते हैं और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो इनकम प्रोफेशन से कहलाएगी। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट इज वोकेशन। वोकेशन का मतलब होता है हॉबी। ठीक है, अगर आप अपनी हॉबी को परस्यू करके इनकम अर्न करते हैं तो वो वोकेशन कहलाते हैं, पर इसके अंदर कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप सीए हैं और आप साथ में पेंटिंग भी करते हैं और उस पेंटिंग को आप बेचते भी हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला, अगर आप सीए हैं और साथ में आप पेंटिंग करते हैं और आपने कोई उसके लिए स्पेशल क्वालिफिकेशन नहीं ले रखी, ठीक है, या फिर आप कंटेंट राइटर हैं, आप कुछ लिखते हैं और उसको बेचते हैं, आपको जो उससे इनकम जनरेट हो रही है, तो वो इनकम भी बिजनेस और प्रोफेशन के अंतर्गत ही कंसिडर होगी। ठीक है, तो वोकेशन का मतलब समझ में आ गया कि बेसिकली ये है कि जो हॉबी होती है, अगर आप अपनी हॉबी से जो इनकम कमाते हैं वो वोकेशन कहलाता है। और प्रोफेशन का मतलब भी समझ में आ गया। प्रोफेशन का मतलब ये है कि जिसके अंदर स्पेशल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है और स्पेशल स्किल्स की ज़रूरत है उसको करने के लिए। और मैंने ये भी डिफरेंस बता दिया कि इनकम फ्रॉम सैलरी और इनकम फ्रॉम प्रोफेशन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, फिर से बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल आप डॉक्टर हैं और आप किसी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं और आपको सैलरी जो मिल रही है, आपको जो सैलरी मिल रही है, तो आप इनकम फ्रॉम सैलरी मानेंगे उसे, आप इनकम फ्रॉम प्रोफेशन नहीं मानेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप अपना खुद का क्लिनिक खोल लेते हैं और फिर आप लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और जो आपको इनकम मिल रही है, तो वो इनकम फ्रॉम प्रोफेशन हो जाएगी। इसका क्लिनिक आपने जो खोला है वो आप खुद काम कर रहे हैं, आप किसी और के लिए काम नहीं कर रहे हैं, आप अपने खुद के लिए काम कर रहे हैं, तो वो प्रोफेशन हो गया। और बिजनेस का मतलब आपको समझ में आ गया। बिजनेस का मतलब है ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चरिंग करना। सिंपल मतलब होता है ये बिजनेस का। आगे बढ़ते हैं। बेसिस ऑफ चार्ज। सेक्शन 28 के अंतर्गत बेसिस ऑफ चार्ज के बारे में बात की गई है। इसका मतलब यह है कि कौन कौन सी इनकम हम बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंतर्गत कंसीडर करते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले आता है प्रॉफिट और गेन। सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि जो बिजनेस और प्रोफेशन से जो आप प्रॉफिट और गेन कमा रहे हैं, वो आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन कहलाएगी। यदि आपको किसी प्रकार का कॉम्पनसेशन या पेमेंट मिलती है, अगर आपको किसी प्रकार का कॉम्पनसेशन या पेमेंट मिलती है अंडर सेक्शन 28 सब सेक्शन 2, तो वो भी इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन कहलाएगा। नेक्स्ट इज, अगर आप अपने मेंबर्स को किसी प्रकार का सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब कोई प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या उनके साथ ट्रेड करते हैं, तो उससे जो आपकी इनकम जनरेट होगी, तो वो भी इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन कहलाएगी। उसके बाद आपको अपना बिजनेस करने से या अपने प्रोफेशन करने से किसी प्रकार का बेनिफिट होता है, किसी प्रकार की सुविधा मिलती है, किसी प्रकार का बेनिफिट होता है, या किसी प्रकार की पर्क्विजिट होती है।
पर्क्विजिज के बारे में हमने पहले बात करी हुई है। तो किसी प्रकार का आपको बेनिफिट पर्क्विजिज या किसी प्रकार की सुविधा आपको मिल जाती है आपके बिजनेस करने से या फिर आपके प्रोफेशन को परस्यू करने से, चाहे हम उसे मॉनेटरी टर्म में काउंट कर पाएँ या मॉनेटरी टर्म में कन्वर्ट कर पाएँ या ना कर पाएँ, तो वो भी आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंतर्गत आएगा। उसके बाद अगर आपको कोई प्रॉफिट होता है ड्यू टू एंटाइटलमेंट पासबुक स्कीम के अंतर्गत ट्रांसफ़र करने से, तो वो भी आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन कहलाएगा। ये जो स्कीम है ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो बिज़नेस करते हैं उनके लिए होती है। ये वाली जो स्कीम है ड्यूटी फ्री रिप्लेनिशमेंट सर्टिफिकेट की, इसमें भी अगर आप ट्रांसफ़र करते हैं और आपको प्रॉफिट होता है तो वो भी इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन कहलाएगा, और ये भी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के बिजनेस करने वालों के लिए होता है। उसके बाद एक्सपोर्टर्स को किसी प्रकार का एक्सपोर्ट इंसेंटिव होता है, किसी प्रकार का जो भी एक्सपोर्ट इंसेंटिव हो रहा है एक्सपोर्टर्स को, जो सामान बाहर बेचते हैं, तो वो भी इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंतर्गत आएगा। एनी सम रिसीव्ड अंडर की मैन पॉलिसी, की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग बोनस। ये की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होता है? की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी का मतलब होता है कि कभी कभार ये होता है कि समझ लीजिए कि आपके पास एक ऐसा एम्प्लॉय है, आपके पास एक ऐसा एम्प्लॉय है कि जिसके जाने से या जिसकी मृत्यु होने से या जिसके आपके ऑफिस को छोड़ने से बहुत बड़ा आपको बिजनेस लॉस हो सकता है। ठीक है, मतलब वो इतना इंपॉर्टेंट आदमी है कि अगर वो आपकी कंपनी को छोड़ देगा या आपके बिजनेस को छोड़ देगा तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं कंपनीज और जो बिजनेस होते हैं वो क्या करती हैं कि एक इंश्योरेंस पॉलिसी करवा लेती हैं कि अगर वो मुझे छोड़ देगा तो हमें जो नुकसान होगा हम उसको सेट ऑफ कर लेंगे या कॉम्पनसेट कर लेंगे। ठीक है, तो जो आपको कॉम्पनसेशन का पैसा मिल रहा है, जो भी आपको पैसा मिल रहा है इस स्कीम एंड इंश्योरेंस पॉलिसी के अंतर्गत, चाहे बोनस भी है इसके अंदर इंक्लूड, तो वो पैसा भी इनकम फ्रॉम एंड बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंतर्गत कंसीडर होगा। एनी सम रिसीव फॉर नॉट कैरिंग आउट एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू एनी बिजनेस और प्रोफेशन और नॉट टू शेयर एनी नो हाउ पेटेंट कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको कोई पैसा रिसीव होता है, अगर आपको कोई पैसा रिसीव होता है इस बेसिस पे कि आप अपना बिजनेस मत करो, आप अपना बिजनेस मत करो, आप अपना प्रोफेशन मत करो, या फिर आप किसी के साथ पेटेंट कॉपीराइट ट्रेडमार्क शेयर मत करो, उसकी जगह आपको पैसा मिल जाता है, तो वो पैसा भी इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंतर्गत ही कंसीडर होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आप बहुत फेमस डॉक्टर हो और आपके पास बहुत सारे पेशेंट्स हैं। ठीक है, आपके पास बहुत सारे पेशेंट्स हैं, आप बहुत फेमस डॉक्टर हो और आपने क्लिनिक खोल लिया, एक हॉस्पिटल के सामने एक क्लिनिक खोल लिया और आपका क्लिनिक का काम बहुत अच्छा चल रहा है, पर इस वजह से हॉस्पिटल को नुकसान हो रहा है। तो हॉस्पिटल क्या कहता है कि मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा, आप अपना क्लिनिक यहाँ से हटा के कहीं और लगा लो, आप अपना क्लिनिक कहीं और खोल लो और 10 लाख रुपए ले लो। तो इस केस में जो आपको 10 लाख रुपए मिले हैं वो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज अगर आपको किसी प्रकार का पैसा रिसीव होता है या फिर रिसीवेबल है या हो भी सकता है, अगर आपको किसी प्रकार का पैसा रिसीव होता है या फिर रिसीवेबल है इन कैश और काइंड, आपकी कैपिटल एसेट को डिमोलिश, डिस्ट्रॉय, डिस्कार्ड और ट्रांसफर करने के बाद, मतलब कि अगर आपकी कैपिटल एसेट को तोड़ दिया जाता है, डिमोलिश कर दिया जाता है, डिस्कार्ड कर दिया जाता है या डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है या फिर ट्रांसफर कर दिया जाता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह आपके कैपिटल एसेट को भेज दिया जाता है और ये सब करने के लिए आपको पैसा मिल रहा है। ठीक है, आपके कैपिटल एसेट को, अपने कैपिटल एसेट को हमें तोड़वाने के लिए पैसा मिल रहा है, तो वो पैसा क्या होगा? इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंतर्गत ही उस पैसे को आप कंसीडर करोगे। पर यहाँ पे एक पॉइंट का ध्यान रखना है, कैपिटल एसेट में यहाँ पे हम लैंड, गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। इन तीनों को छोड़ के जो भी कैपिटल एसेट डिमोलिश, डिस्ट्रॉय, डिस्कार्ड या ट्रांसफर होता है और उसकी जगह आपको पैसा मिलता है, तो उस पैसे को हम इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन कंसिडर करते हैं। उसके बाद आता है इनकम फ्रॉम स्पेक्यूलेटिव ट्रांजैक्शन। स्पेक्यूलेटिव ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन होती है जिसमें आपको प्रॉफिट होता है कमोडिटी को डिलीवर किए बिना, मतलब आपने कमोडिटी को या सामान को डिलीवर ही नहीं किया फिर भी आपको प्रॉफिट हो गया, तो वो स्पेक्यूलेटिव ट्रांजैक्शन है। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए दिवाली का टाइम है, मैं एक दुकान पे गई, मैंने कहा कि ये लो 100 रुपये और मुझे 10 कैंडल के डब्बे दे देना शाम को, अभी नहीं चाहिए, शाम को चाहिए। ठीक है, एक कैंडल का डब्बा जो है 10 रुपये का है और मुझे 10 डब्बे चाहिए जो कि हो गए 100 रुपये, और मैंने 100 रुपये सुबह ही दे दिए और मैंने कहा शाम को आके मैं अपने 10 कैंडल के डब्बे ले लूँगी। ठीक है, उसके बाद शाम को एक और कस्टमर आता है, वो कहता है कि मुझे अर्जेंटली चाहिए 10 कैंडल के डब्बे। ठीक है, और वो रेडी हो जाता है कि मैं 11 रुपये दे दूंगा, वो मुझे कन्विंस कर लेता है कि मैं आपको 11 रुपये दे दूंगा। तो फिर मैं क्या कहती हूँ कि शॉपकीपर को मैं बोलती हूँ कि ये जो मैंने 10 कैंडल के डब्बे लिए हैं आप मुझे मत दो, इनको दे दो।
जो कस्टमर आया है जो 11 रुपये देने को तैयार है, आप उनको ये 10 डब्बे दे दो। तो इस केस में वो मुझे 11 रुपये दे रहा है पर डब्बे के, तो मुझे कितने का फ़ायदा हुआ, मैंने तो 100 रुपये में ख़रीदा था, वो मुझे 110 रुपये देने को तैयार है, तो मुझे 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ ना। तो ये स्पेक्यूलेटिव ट्रांजैक्शन है। क्योंकि स्पेक्यूलेटिव ट्रांजैक्शन कैसे हुई, इस कैंडल के एग्जाम्पल में मुझे तो एक्चुअल में कैंडल के डब्बे मिले ही नहीं, मैंने तो उसकी डिलीवरी रिसीव की नहीं, उसकी डिलीवरी जो है किसी और को रिसीव हुई है, दूसरे कस्टमर को रिसीव हुई है। तो ये स्पेक्यूलेटिव ट्रांजैक्शन होती है। ये मैंने बहुत सिंपल एग्जांपल दिया है, फिर से बता रही हूँ स्पेक्यूलेटिव ट्रांजैक्शन क्या होता है। स्पेक्यूलेटिव ट्रांजैक्शन का मतलब ये है कि आपको प्रॉफिट हुआ है पर आपने सामान की डिलीवरी नहीं की, ठीक है, उसे हम स्पेक्यूलेटिव ट्रांजैक्शन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, जनरल प्रिंसिपल्स फॉर कैलकुलेटिंग बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम, सेक्शन 28। सेक्शन 28 के अंतर्गत कुछ जनरल प्रिंसिपल हैं या कंडीशन है जिसके अंतर्गत हम बिजनेस और प्रोफेशन का इनकम का कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहली कंडीशन है बिजनेस और प्रोफेशन होना चाहिए। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप किसी इनकम को बिजनेस और प्रोफेशन के अंतर्गत कंसीडर कर रहे हो, उसका कैलकुलेशन कर रहे हो, तो बिजनेस और प्रोफेशन तो होना ही चाहिए ना। सेकेंड इज बिजनेस और प्रोफेशन जो है कैरिड ऑन करना चाहिए असेसी के द्वारा, असेसी ही बिजनेस एंड प्रोफेशन को कैरी ऑन करना चाहिए, सेकेंड कंडीशन ये है। उसके बाद बिजनेस एंड प्रोफेशन प्रीवियस ईयर में होना चाहिए, चाहे आप कुछ महीने के लिए क्यों ना कर रहे हो, ठीक है। जैसा मैंने आपको हमेशा बताया कि इनकम टैक्स में हम प्रीवियस ईयर पे फोकस करते हैं कि प्रीवियस ईयर में आपने कितनी इनकम कमाई है, और उसका टैक्सेशन हम असेसमेंट ईयर में करते हैं या फिर हम करंट ईयर भी बोल सकते हैं उसे। तो असेसमेंट ईयर में हम उसका टैक्स पे करते हैं जो कि हमने प्रीवियस ईयर में इनकम कमाई होती है। तो ये जो बिजनेस एंड प्रोफेशन है आपने प्रीवियस ईयर में किया होना चाहिए, और चाहे आपने कुछ समय के लिए क्यों ना किया हो, कुछ महीनों के लिए क्यों ना किया हो, ठीक है। फोर्थ इज चार्ज शुड बी रिस्पेक्ट ऑफ प्रीवियस ईयर। फिफ्थ इज चार्ज एक्सटेंड्स टू एनी बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन। और एक और बात यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आप प्रीवियस ईयर में मल्टीपल बिजनेस कर रहे थे, मतलब एक से ज़्यादा बिजनेस कर रहे थे तो उसका टैक्सेशन अलग अलग नहीं होगा, आप सारी इनकम का टोटल करके ही एक साथ उसका टैक्सेशन करोगे अगर आपका मल्टीपल बिजनेस है। अब यहाँ पे एक पॉइंट का ध्यान रखना है, अगर आपने प्रीवियस ईयर में बिल्कुल भी बिजनेस प्रोफेशन नहीं किया, मतलब बिल्कुल भी, मतलब कुछ महीने भी नहीं किया, तो आपको किसी प्रकार का टैक्स देने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपने कोई इनकम ही नहीं कमाई, तो आप टैक्स कहाँ से दोगे। लेकिन आपको यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है, और वो ये है कि यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन किस चीज़ की है कि चाहे आपने प्रीवियस ईयर में कोई इनकम नहीं कमाई अपने बिजनेस एंड प्रोफेशन से, और आपने कोई बिजनेस एंड प्रोफेशन नहीं किया प्रीवियस ईयर में, फिर भी अगर आप ये छः इनकम कमाते हैं प्रीवियस ईयर में, अगर ये जो 6 इनकम के बारे में जो हम बात करेंगे, अगर आपकी इन 6 इनकम में से कोई भी इनकम होती है प्रीवियस ईयर में, चाहे आपने प्रीवियस ईयर में बिल्कुल बिजनेस और प्रोफेशन परस्यू नहीं किया है, तो भी आपको उसका टैक्स देना पड़ेगा। कौन कौन सी इनकम है ये देख लेते हैं। पहला आता है रिकवरी अगेंस्ट एनी लॉस, एक्सपेंडिचर और ट्रेडिंग लायबिलिटी अर्लियर अलाउड एज अ डिडक्शन। मतलब आपको कोई किसी प्रकार का नुकसान हुआ था, आपने कोई खर्चा किया था और आपने उसका डिडक्शन ले लिया था, पर अब क्या हुआ, जो नुकसान हुआ था आपको और जो आपने उसका खर्चा किया था, वो नुकसान रिकवर हो चुका है, उसका पैसा आपको मिल गया प्रीवियस ईयर में, तो जो आपको रिकवरी हुई है उसका आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, चाहे आपने पिछले साल बिजनेस और प्रोफेशन परस्यू ना किया हो। सेकेंड इज बैलेंसिंग चार्ज इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज। थर्ड इज सेल ऑफ कैपिटल एसेट यूज फॉर साइंटिफिक रिसर्च, मतलब साइंटिफिक रिसर्च करने के लिए जो भी आपने कैपिटल एसेट का यूज़ किया था और उसको जो आपने बेच दिया, जो आपको पैसा मिला उसका टैक्सेशन देना, उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। नेक्स्ट इज रिकवरी अगेंस्ट बैड डेट। अगर आपको अपने बैड डेट से पैसा मिल जाता है, मतलब क्या है कि आपने किसी को सामान उधार में बेचा था, ठीक है, वो आपका डेटर हुआ, पर उस डेटर ने पैसा नहीं दिया आपको, आपने उसको बैड डेट मान लिया, लेकिन सडनली वो आके आपको पैसा दे देता है, आपने उसको बैड डेट मान लिया था, तो जो रिकवरी हुई है आपको अपने बैड डेट से, तो वो आपकी इनकम कहलाएगी, चाहे आपने पिछले साल बिजनेस किया हो या ना किया हो, ठीक है। तो आपको टैक्स देना पड़ेगा अंडर इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। उसके बाद अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम स्पेशल रिजर्व। अगर आप स्पेशल रिजर्व से कोई पैसा विड्रॉ करते हैं तो वो पैसा भी आपकी इनकम कहलाएगी फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, आपको टैक्स देना पड़ेगा। नेक्स्ट इज रिसीट ऑफ डिसकंटिन्यूड बिजनेस अंडर कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो अगर आपको ये 6 प्रकार की कोई इनकम होती है, चाहे आपने पिछले साल बिजनेस किया हो या चाहे आपने प्रोफेशन ना किया, मतलब चाहे आपने बिजनेस ना किया हो, ना ही आपने अपना प्रोफेशन परस्यू किया हो, और आपको ये 6 प्रकार की इनकम होती है, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा अंडर इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, बिजनेस लॉस के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, अगर आपको बिजनेस करने से प्रॉफिट होता है तो आपको नुकसान भी होता है, ठीक है,
और हम बिजनेस लॉस अगर आपको हो रहा है, आप अपने प्रॉफिट में से बिजनेस लॉस माइनस कर सकते हो अगर आप ये 5 कंडीशंस को फुलफिल कर लेते हो और अपनी टैक्स लायबिलिटी कम कर सकते हो। पहला क्या है, हम यहाँ पे रियल लॉस के बारे में बात कर रहे हैं, नॉशनल लॉस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखना, रियल लॉस के बारे में बात हो रही है, नॉशनल लॉस के बारे में बात नहीं हो रही है। लॉस रेवेन्यू पे होना चाहिए, कैपिटल पे नहीं, क्योंकि रेवेन्यू ही हमारे बिजनेस ऑपरेशन से जुड़ा होता है। जैसे रेवेन्यू रिसीट होता है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, ये हमारे बिजनेस से जुड़े होते हैं। और जो कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो इनडायरेक्टली तो हमारे बिजनेस के लिए ज़रूरी है, पर वो डायरेक्टली हमारे बिजनेस ऑपरेशन से नहीं जुड़े होते। इसीलिए जो नुकसान आपको रेवेन्यू पे हो रहा है केवल वही कंसिडर कीजिएगा। थर्ड इज एक्चुअल लॉस। एंटिसिपेटेड लॉस के बारे में बात नहीं करनी है। एक्चुअल लॉस का मतलब यह है कि जो आपको वास्तविकता में जो आपको नुकसान हुआ है, मतलब जो वास्तव में आपको जो नुकसान हुआ है, केवल उसको कंसीडर करना है। एंटिसिपेटेड लॉस के बारे में नहीं देना। एंटिसिपेटेड लॉस का मतलब ये है कि जो आपको फ्यूचर में हो सकता है, मतलब आपको लग रहा है, ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि हाँ भाई आपको फ्यूचर में ये नुकसान हो सकता है, कंफर्म नहीं है, तो फ्यूचर में देखेंगे, होगा तो तब हम डिडक्शन ले लेंगे, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पे केवल एक्चुअल लॉस के बारे में बात कर रहे हैं, एंटिसिपेटेड लॉस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। फोर्थ इज इंसिडेंटल टू बिजनेस और अराइज स्प्रिंग डायरेक्टली फ्रॉम बिजनेस। कहने का मतलब ये है कि कोई भी नुकसान आपके बिजनेस से ही जुड़ा हुआ होना चाहिए। कोई भी दुर्घटना हो रही है या कोई भी नुकसान हो रहा है, बिजनेस लॉस हो रहा है, डायरेक्टली आपके बिजनेस से ही जुड़ा होना चाहिए। फिफ्थ इज नो प्रोहिबिशन इन द एक्ट अगेंस्ट डिडक्टिबिलिटी अबाउट लॉस। इसका मतलब यह है कि एक्ट में किसी प्रकार की रुकावट नहीं दी गई है कि आप बिजनेस लॉस का डिडक्शन नहीं ले सकते। अगर आप ये 5 कंडीशन फुलफिल कर लेते हैं तो आप बिजनेस लॉस का डिडक्शन ले सकते हैं अपनी इनकम से। पर हर बिजनेस लॉस इनकम से डिडक्ट नहीं कर सकते आप। कहने का मतलब यह है कि हर टाइप का बिजनेस लॉस डिडक्ट नहीं हो सकता। तो अब हम ये देखेंगे कि कौन कौन सा बिजनेस लॉस हम इनकम से डिडक्ट कर सकते हैं और कौन कौन सा नहीं कर सकते हैं। तो पहला हम उस बारे में बात करेंगे कि कौन सा बिजनेस लॉस हम इनकम से डिडक्ट कर सकते हैं। पहला इज लॉस ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड ड्यू टू एनिमी एक्शन और अराइजिंग अंडर सिमिलर सर्कमस्टांसेस। कहने का मतलब यह है कि आपने सामान स्टॉक करके रखा हुआ था, आपने अपना सामान स्टॉक करके रखा था, आपने गोडाउन में अपना सामान रखा हुआ था और आपके दुश्मन ने किसी प्रकार का कुछ ऐसा कर दिया, आपके दुश्मन ने, जिसकी वजह से आपका सामान को नुकसान हो गया। तो वो जो नुकसान होगा वो बिजनेस लॉस कहलाएगा और आप इनकम से डिडक्शन ले सकते हैं। नेक्स्ट इज आपका स्टॉक का नुकसान हो जाता है, जो आपने सामान रखा हुआ है, समझ लीजिए गोडाउन में रखा हुआ है, उसका नुकसान हो जाता है डिस्ट्रक्शन बाय गॉड। डिस्ट्रक्शन बाय गॉड का मतलब एक्ट ऑफ गॉड की वजह से। एक्ट ऑफ गॉड का मतलब समझ लीजिए जो आपके बस में नहीं था पर फिर भी आपको नुकसान हो गया। ऐसी चीज़ हो जाती है जो आपके बस में नहीं थी फिर भी नुकसान हो गया। फॉर एग्जांपल जैसे अर्थक्वेक आ गया या सुनामी आ गया और इस वजह से आपके सामान का बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है, तो वो भी बिजनेस लॉस के अंतर्गत आएगा और आप उसका डिडक्शन ले सकते हैं। नेक्स्ट इज लॉस ऑन अकाउंट ऑफ एम्प्लेसमेंट बाय एम्प्लॉय। मतलब कि यदि आपका कोई एम्प्लॉय कुछ गड़बड़ी कर देता है, कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ कर देता है, इस वजह से आपको कोई नुकसान हो जाता है, तो वो भी आपका बिजनेस लॉस है। उसके बाद आता है लॉस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड बाय फायर। मतलब कि आपका जो सामान आपने स्टॉक करके रखा था, आग लगने की वजह से आपके नुकसान हो गया, आग लगने की वजह से आपका स्टॉक जल गया, ठीक है, तो वो भी आपका बिजनेस लॉस है। आप इनकम से डिडक्शन ले सकते हैं, मतलब कि अपने प्रॉफिट में से माइनस कर सकते हैं। अदर नेचुरल कैलेमिटीज़, मतलब कि कोई प्राकृतिक आपदा की वजह से, कोई प्राकृतिक आपदा की वजह से आपका स्टॉक का नुकसान हो जाता है, या फिर आपके एम्प्लॉय की लापरवाही की वजह से। अगर आपके एम्प्लॉय की लापरवाही की वजह से कोई बिजनेस लॉस होता है तो उसका डिडक्शन भी आप ले सकते हैं। नेक्स्ट इज लॉस कॉज्ड ऑन अकाउंट ऑफ फ्लक्चुएशन एक्सचेंज रेट। इसका मतलब ये है, फॉर एग्जांपल आपने रो मटेरियल्स खरीद रहे हो, आप परचेज कर रहे हो रो मटेरियल फॉरेन करेंसी में। समझ लीजिए आपने किसी पार्टी के साथ अग्रीमेंट किया था कि मैं 100 रुपये का सामान खरीदूंगा 2 दिन बाद, डॉलर्स में 100 रुपये का सामान खरीदूंगा, मतलब हमारे, मैं इंडियन करेंसी के वैल्यू के हिसाब से बता रही हूँ कि हमारे इंडियन के हिसाब से $1 का प्राइस समझ लो 100 रुपये है। आपने कहा था कि मैं ये सामान 2 दिन बाद 100 रुपये में खरीदूंगा, और 2 दिन बाद ऐसा होता है कि जो हमारे जो $1 की वैल्यू 90 रुपये हो जाती है, $1 की वैल्यू 90 रुपये हो जाती है, और पर आपको तो 100 रुपये ही देने पड़ेंगे ना, आपको 10 रुपये का नुकसान हो गया। आपको 100 रुपये क्यों देने पड़ेंगे? क्योंकि आपका अग्रीमेंट हो रखा है उस पार्टी के साथ कि मैं 2 दिन बाद 100 रुपये में ये सामान खरीद लूँगा, ठीक है, और फिर $1 का प्राइस जो है 90 रुपये हो जाता है, तो आपको 10 रुपये का नुकसान हो गया, क्योंकि आपको 10 रुपये ज़्यादा देने पड़ रहे हैं, क्योंकि 100 रुपये का अग्रीमेंट हो रखा है, आपने 100 रुपये पर फिक्स कर रखा था कि मैं 100 रुपये आपको दूंगा। नेक्स्ट इज लॉस कॉज ड्यू टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय ईदर पार्टी। समझ लीजिए आपने किसी पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था सामान खरीदने के लिए, सप्लायर से कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था, और वो अपना कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं करता, ब्रीच कर देता है, तोड़ देता है, तो इस केस में जो आपको नुकसान हुआ
तो वो भी बिजनेस लॉस कहलाएगा। नेक्स्ट इज लॉस बाय द फेलियर ऑफ अ बैंक इन विच मनी इज डिपॉजिट, मतलब कि समझ लीजिए आपने किसी बैंक में अपने पैसा डिपॉजिट करते हैं और उस बैंक में कुछ चोरी हो गई और या फिर कोई आग लग गई और इस वजह से आपके पैसों को नुकसान हो गया, तो वो भी आपका बिजनेस लॉस कहलाएगा। नेक्स्ट इज लॉस ऑन अकाउंट ऑफ रॉबरी और थेफ्ट, मतलब चोरी और डकैती होने की वजह से अगर आपको नुकसान होता है तो वो भी बिजनेस लॉस कहलाएगा और आप इनकम से अपनी डिडक्शन ले सकते हैं। तो अब तक जितने हमने ये लॉसों के बारे में बात कही है, ये सब बिजनेस लॉसेज हैं और इस पर आप डिडक्शन ले सकते हैं अपनी इनकम से। अब हम उन बिजनेस लॉसेज के बारे में बात करेंगे जिस पे आप डिडक्शन नहीं ले सकते। तो वो कौन कौन सी है? पहला है, अगर आपको कोई नुकसान होता है और वो ट्रेड और प्रोफेशन से जुड़ा हुआ नहीं है, मतलब कि जो आप बिजनेस करते हो, जो आप प्रोफेशन परस्यू करते हो, और अगर आपको नुकसान होता है और वो बिजनेस आपके बिजनेस और प्रोफेशन से जुड़ा हुआ ही नहीं है, तो वो नुकसान का डिडक्शन आप इनकम से नहीं ले सकते। नेक्स्ट इज लॉस इंकर्ड ड्यू टू डैमेज डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल एसेट, अगर आपकी कैपिटल एसेट को किसी प्रकार का नुकसान होता है, डैमेज हो जाती है या टूट फूट जाती है, तो उसका डिडक्शन भी आप इनकम से नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ कैपिटल एसेट है। कैपिटल एसेट आपके डायरेक्ट बिजनेस ऑपरेशन से नहीं जुड़ी होती। नेक्स्ट इज आपने शेयर्स खरीदे हुए थे एज एन इन्वेस्टमेंट, उसको आपने बेच दिया और आपको नुकसान हो गया अपने शेयर्स बेचने से, तो वो उसका डिडक्शन भी आप अपने उससे नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी आपके एसेट है। एंटिसिपेटेड फ्यूचर लॉसेज, जैसा मैंने आपको पीछे बताया था कि आने वाले नुकसानों का आपको डिडक्शन नहीं मिलता, आपको एक्चुअल लॉस का डिडक्शन मिलता है, ठीक है। उसके बाद प्रोविजन मेड बाय द असेसी इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट, अगर आपने नॉन परफॉर्मिंग एसेट से रिलेटेड कोई प्रोविजन बना रखा है तो इसका आप डिडक्शन नहीं ले सकते अपनी इनकम से। उसके बाद आता है लॉस रिलेटिंग टू एनी बिजनेस प्रोफेशन डिसकंटिन्यूड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ प्रीवियस ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर से पहले, पिछले साल से पहले अगर आपने किसी प्रकार का बिजनेस करते थे और वो बंद कर दिया या फिर कोई प्रोफेशन परस्यू करते थे, डिसकंटिन्यू कर दिया, उससे जो नुकसान हुआ है आप उसका डिडक्शन इनकम से नहीं ले सकते, ठीक है। नेक्स्ट इज लॉस ऑफ एडवांसेस मेड फॉर सेटिंग अप ऑफ अ न्यू बिजनेस विच इज अल्टीमेटली कुड नॉट बी स्टार्टेड, इसका मतलब यह है कि समझ लीजिए आपने किसी प्रकार का एडवांस दिया था कोई नया बिजनेस करने के लिए किसी प्रकार का आपने एडवांस दिया, पर वो बिजनेस शुरू नहीं हो पाया, तो फिर आपका एडवांस का तो नुकसान हो गया ना, और जो नुकसान हुआ है वो लॉस तो है आपके लिए, लेकिन आप उसको अपनी इनकम से डिडक्ट नहीं कर सकते। आई होप आपको ये सब कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम डेप्रिसिएशन ब्लॉक ऑफ एसेट्स के बारे में पढ़ेंगे और बाकी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल कॉमर्सिफिकेशन को। तब तक के लिए बाय बाय।